नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पहले संप्रदाय के बारे में। मनोविज्ञान के संप्रदाय, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था 6 मूलभूत जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो पहला जो मनोविज्ञान का संप्रदाय है वो तो साहचर्यवाद है, एसोसिएशनिज्म। इसको मैंने बताया था कि 2 भागों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। पहले भाग में हम लोग बात करेंगे पुराना सहचरवाद और दूसरे भाग में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न सहचरवाद। पुराने सहचरवाद में मैंने आपको बताया था कि कुछ जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्या साइकोलॉजी को लेकर उनका क्या व्यू पॉइंट था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सबको एक साथ बताना थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा। और मतलब अगर आप समझ रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं या जान रहे हैं, तो ज़्यादा ओवरलैप ना हो, कन्फ्यूजन वाला सिस्टम ना रहे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 सीखेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा रहे ताकि आप लोग आसानी से जल्दी से देख सको, ठीक है। लेकिन नॉलेजफुल रहेगा, थोड़ा सा अगर लंबा भी हो जाएगा ना तो आराम से उसको देखिएगा। जो चीज़ ना समझ में आए वीडियो को दोबारा से देखिएगा, क्योंकि ये एकदम नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है, और इसको 2 3 4 बार जब देखेंगे तब चीज़ें थोड़ा सा कुछ समझ में आएंगी। क्योंकि जब सुनोगे तब तक तो आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली में जब एनालाइज़ करोगे इस पूरे सेशन के बाद, पूरे क्लास के बाद, तो पता चलेगा आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि साथ साथ अपने नोट्स खुद बनाते चलो, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पुराना साहचर्यवाद है, अगर साहचर्यवाद की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी डेविड हार्टले ने, ठीक है। हालांकि डेविड हार्टले से पहले क्या हुआ, जॉन लॉक का तो नाम सुना ही होगा। जॉन लॉक टॉबलर ऐसा जिन्होंने बताया था कि जब व्यक्ति कोई जन्म लेता है तो उसका दिमाग एक कोरी स्लेट के समान होता है, ब्लैंक होता है पूरी तरह से, ठीक है। जैसे वाइट बोर्ड में कुछ लिखा ना हो, एकदम प्लेन हो, ठीक है। तो उस तरह से होता है, व्यक्ति अपने अनुभव से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। जॉन लॉक ने ये बताया था। वो अनुभववादी भी थे। उन्होंने बताया कि जितने भी चीज़ें व्यक्ति जानता है, सीखता है, जो भी उसको नॉलेज मिलती है वो उसके अनुभव के माध्यम से मिलती है, ठीक है। यानी कि जब आपका ब्रेन एक को रिसलेट होगा तो क्या होगा, आपके पास तो बिल्कुल ज़ीरो जानकारी है, तो जानकारी किससे होगी? अनुभव से होगी, लर्निंग से होगी। तो हम लोग बात करते हैं डेविड हार्टले की। तो डेविड हार्टले को क्या कहते हैं हम लोग? फादर ऑफ साहचर्यवाद या एसोसिएशनिज्म, ठीक है। एसोसिएशनिज्म, ठीक है, एसोसिएशनिज्म। तो यह सहचर्यवाद के जनक किसको मानते हैं? डेविड हार्टले को। हालांकि डेविड हार्टले से पहले क्या हुआ, जॉन लॉक ने एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ का सिद्धांत दिया था। एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ में क्या बताया था जॉन लॉक ने? जॉन लॉक ने जो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ में बताया था उसी को थोड़ा सा यहाँ पे ये कह लो कि एक्सटेंशन कर दिया डेविड हार्टले ने, ठीक है। लेकिन इसके लिए उन्होंने न्यूटन के जो थ्योरी है ना, न्यूटन का जो वाइब्रेशन थ्योरी है उसकी मदद ली, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ की अगर बात करें तो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ के बारे में जॉन लॉक ने बताया था, और उन्होंने उनकी एक पुस्तक है, ठीक है। उस पुस्तक का जब 4th वर्जन आया, पुस्तक का नाम पहले आप लोग जान लीजिए वो पुस्तक क्या है। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये पुस्तक है। जब इसका 4था संस्करण आया तो इस 4थे संस्करण में इन्होंने एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि आइडिया 1 बाय 1 आते हैं या एक साथ आते हैं। तो
वो अच्छी तरीके से एसोसिएशन उनके बीच में बन पाता है। ठीक है, यानी एसोसिएशन कब अच्छा होगा, जब आइडिया एक साथ आएंगे या फिर 1 बाय 1 आए, लेकिन उनके बीच में ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे मान लो अगर आपको कोई थॉट्स आ रहा, कोई आइडिया आ रहा, ठीक है, तो वो आइडिया ना उसके बाद फिर दूसरा आइडिया आए। ये नहीं कि आज एक आइडिया आया, कल दूसरा आइडिया आया, परसों तीसरा, तो उसमें कोई एसोसिएशन नहीं बन पाएगा। कोई भी मतलब वो यूजलेस रहेंगे, उनको नहीं समझ पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनका मानना था कि जब आइडिया 1 बाय 1 आएंगे तो एक दूसरे से ईज़िली सहचरित हो जाएंगे, ईज़िली एसोसिएटेड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो कुछ मीनिंगफुल भी होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आइडियाज़ आ गया आगे उनका कोई मतलब नहीं है। यानी कि मीनिंग अर्थपूर्ण तभी बनेगा जब आइडियाज़ एक दूसरे के बाद आएंगे या फिर एक साथ आएंगे। ठीक है, तो यानी कि कोई आइडिया उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, या मतलब जो भी आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3, ठीक है, यानी कि ये जो आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3, 4, 5, 6, 7 मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी, तो ये जो है उनकी जो अकरेंस है, मतलब जो भी आइडिया आ रहे हैं या ओरिजिन हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे से आपस में एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, और उनको अच्छे से आप भलीभांत समझ सकते हो, उसकी मीनिंग निकाल सकते हो। और इसी को लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब आइडिया की फ्रीक्वेंसी ऑफ आइडिया। ठीक है, वो आइडियाज़, फ्रीक्वेंसी ऑफ आइडियाज़। ठीक है, तो इसके बारे में एकदम सरफेसियल बात किया था, इतना बहुत ज़्यादा मतलब डीप में नहीं अध्ययन किया था, नहीं बताया था, लेकिन उसकी नींव डाल दी थी। लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी की न्यू डाल दी थी जॉन लॉक ने, जो आगे चल के अभी हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो सहचरवाद के लिए एक मजबूत मतलब एक नियम बन के आ गया। ठीक है, तो पुराने सहचरवाद में सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं डेविड हार्टले को। ठीक है, ये ना सोचो कि बाद में पता चले कि हम पढ़ तो लिया, कुछ समझ में नहीं आया क्या हो गया। ठीक है, तो जॉन लॉक ने क्या बताया कि आइडिया ना दो तरह से एक साथ आकर हो सकते हैं। मतलब दो तरह से आइडिया आकर हो सकते हैं। एक तो साइमल्टेनियसली समकालिक आइडिया एक साथ आ जाए। ठीक है, तो उसके बेस पे हम किसी निष्कर्ष को पहुँचेंगे या कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा 1 बाय 1 आइडिया है, सिक्वेंसली कह लो या सक्सेसिव एसोसिएशन। देखो, एसोसिएशन आइडियाज़ के बीच में दो प्रकार का होता है। एक तो पैरेलल एसोसिएशन, जिसको सिमल्टेनियस एसोसिएशन बोलते हैं, दूसरा सक्सेसिव एसोसिएशन। ठीक है, ये आइडिया के बीच में एसोसिएशन के दो तरीके हैं। और हालांकि इन दोनों टाइप्स ऑफ एसोसिएशन तो बता दिया था जॉन लॉक ने, लेकिन ये नहीं बताया था इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ का, ये कॉन्सेप्ट जो है इसको एक्सटेंड किया डेविड हार्टले ने विद द हेल्प ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ न्यूटन्स वाइब्रेशन। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ न्यूटन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो न्यूटन का सिद्धांत था वाइब्रेशन का, उसकी मदद से एसोसिएशन को, आइडिया के एसोसिएशन को समझने की कोशिश की, उसके बारे में बताया। तो अब क्या हुआ, जो डेविड हार्टले हैं उनके जो विचार हैं उसमें दो तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। पहला, एक तो जॉन लॉक के जो एसोसिएशन ऑफ आइडिया वाला पार्ट है वो, और दूसरा न्यूटन का जो वाइब्रेशन या कंपन सिद्धांत है, गति का कंपन सिद्धांत या गति के जो नियम बताए थे उसके आधार पे। ठीक है, कोई भी आइडिया जो है उसके लिए क्या ज़रूरी है, मतलब कंपन बहुत ज़रूरी है। उस कंपन के बेस पे आप बता पाओगे या एसोसिएट कर पाओगे। ठीक है, वो कंपन कहाँ पे कैसे होना चाहिए वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि डेविड जो हार्टले हैं, वो हार्टले के जो विचारधारा है वो एक प्रकार का संकरण है
न्यूटन के कंपन सिद्धांत का और जॉन लॉक के एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ का। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन या उसका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन है। इनके विचार जो हैं डेविड हार्टले के। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो इसको आराम से, कोई बात नहीं। फिर आगे अब देखते हैं जो इनका मनोवैज्ञानिक जो तथ्य हैं, जो मनोवैज्ञानिक बातें बोली या कही हैं डेविड हार्टले ने। उनकी एक पुस्तक पब्लिश हुई थी 1749 में, 1749 में, ऑब्जर्वेशन ऑफ मैन। उसमें सारी इनकी जो नॉलेज है वो लिपिबद्ध है, लिखी हुई है। तो अब हम लोग इनकी विचारधारा जो है ना मनोविज्ञान के बारे में, उसको दो भागों में बांट के हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में क्या अध्ययन करेंगे? पहले वाले जो इनकी विचारधारा है वो है डुअलिस्टिक व्यू पॉइंट्स, द्वैतवादी विचारधारा। दूसरा क्या है? लॉस ऑफ एसोसिएशन, साहचर्य नियम। ठीक है, कौन सा ऐसा नियम है जिसके माध्यम से एक आइडिया दूसरे आइडिया से एसोसिएट होता है या सहचरित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डुअलिस्टिक व्यू पॉइंट्स की। डुअलिस्टिक व्यू पॉइंट्स में क्या इन्होंने बताया, ये ना रेने देकार्ते से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, और इनकी रुचि ना बहुत ज़्यादा मतलब माइंड बॉडी के जो रिलेशनशिप है या उनका एसोसिएशन है उसमें बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थे। तो इन्होंने क्या किया कि अगर फिजियोलॉजिकल मोशंस को समझना है तो उसके लिए साहचर्य के नियम को जानना जरूरी है। ठीक है, साहचर्य के नियम की मदद से हम लोग फिजियोलॉजिकल मोशंस, ठीक है, या माइंड में जो आइडियाज़ हैं उनको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। इनका ये मानना था। ठीक है, तो जैसे डुअलिस्ट का मतलब क्या होता है? डुअलिस्ट का मतलब जो भी डुअलिस्टिक व्यू पॉइंट रखते हैं, डुअलिस्टिक व्यू पॉइंट रखते हैं, द्वैतवादी अप्रोच रखते हैं, वो माइंड और बॉडी को दो अलग अलग एंटिटीज़ मानते हैं। माइंड एंड बॉडी ये दोनों क्या हैं? अलग अलग इकाई हैं। ठीक है, यानी कि इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। और कुछ लोग क्या है कि माइंड बॉडी को एक ही माना है, मोनिज्म बोलते हैं उनको। ठीक है, कुछ लोगों ने केवल माइंड को माना है, कुछ लोगों ने केवल बॉडी को माना है। ठीक है, कुछ लोग इन दोनों को एक माना है। तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो अभी मेन मुद्दा है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो शारीरिक क्रियाएँ हैं ना, शारीरिक क्रियाओं की दैहिक व्याख्या करने के लिए इन्होंने, शारीरिक क्रिया मतलब जो भी आपके विचार वगैरह हैं, शारीरिक क्रियाओं के लिए इन्होंने दैहिक व्याख्या करने के लिए किसकी मदद ली? न्यूटन के वाइब्रेशन या कंपन सिद्धांत को। कंपन सिद्धांत के माध्यम से हार्टले ने फिजियोलॉजिकल मोशंस आर एक्टिविटीज़, ठीक है, मोशंस या एक्टिविटीज़ को की दैहिक व्याख्या प्रस्तुत किया। ठीक है, दैहिक व्याख्या क्या होगी वो भी बताऊँगा। अभी देखो ये इनका ये था। और इन्होंने क्या बताया कि इनका क्या मानना था, जो संवेदना है या सेंसेशन है और फिजियोलॉजिकल जो मोशंस हैं, फिजियोलॉजिकल मोशंस की व्याख्या करने के लिए इन्होंने बताया कि जो वाइब्रेशन है वो या तो नर्व में होगा या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। इन तीन जगह वाइब्रेशंस होंगे जिनको एसोसिएट करके, आइडिया के साथ एसोसिएट करके या फिजियोलॉजिकल मोशंस के साथ एसोसिएट करके उसके संबंध को अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। या किसी विचार को हम अच्छे से समझ तब पाएंगे जब हम ये जान जाएंगे कि वो विचार किसको कंपन कर रहा है। ठीक है, नर्व को कंपित कर रहा है या फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को कंपित कर रहा है, कंपन कर रहा है। ठीक है, यानी कि न्यूटन के कंपन जो सिद्धांत है उसके आधार पे इन्होंने सेंसेशन और फिजियोलॉजिकल मोशंस के बारे में, गतिविधि के बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है, तो सेंसेशन के लिए क्या, कहाँ पे आपके कंपन होना चाहिए? तो वो नर्व, जो हमारी नर्व हैं, अगर
उनमें जब वाइब्रेशन हो रहा है तब हम किसी सेंसेशन के बारे में बता पाएंगे या किसी सेंसेशन के बारे में जान पाते हैं जब हमारे नर्व, किसी नर्व में वाइब्रेशन होता है तो। ठीक है, नर्व में जो वाइब्रेशन होता है, जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखो, रोशनी क्या है, रोशनी की वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, परसीव कर पाते हैं, उसका सेंसेशन होता है हमको। ठीक है, या फिर किसी भी वस्तु को देखने के लिए, मान लीजिए वो कोई वस्तु गतिमान है, स्थिर है, कुछ भी है, तो वो उसका जो रोशनी हमारे आइज में जाएगी ना, आँखों में जो उसकी जब रोशनी जाएगी ना, तो वो रोशनी हमारे आँखों में जो उपस्थित नर्व हैं उनको वाइब्रेट करेगी। जब वाइब्रेट करेगी तो क्या होगा, हमको विजुअल सेंसेशन होगा। ठीक है, विजुअल सेंसेशन के माध्यम से हम ये बता पाएंगे, ये विचार कर पाएंगे, ठीक है, ये आइडिया दे पाएंगे कि वो वस्तु गतिमान है या स्थिर है। ठीक है, वो बता पाएंगे। यानी सेंसेशन के लिए नर्व में कंपन होना चाहिए। जब नर्व कंपन होंगे तो इसका मतलब सेंसेशन की बात हो रही है। इसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि ये आइडिया होगा, ये कनेक्शन बन पाएगा कि वो पर्टिकुलर जिसके हम देख रहे हैं वो स्थिर है, गतिमान है, जो भी है वो उसके बारे में आप एक आइडिया बना पाओगे। ठीक है, एक कनेक्शन के माध्यम से। दूसरा इन्होंने क्या बात किया कि जो फिजियोलॉजिकल मोशंस हैं, ठीक है, यानी कि जो मान के चलो विचार भी कह सकते हैं उनको, आइडियाज़। जो आइडिया क्या है, आइडिया एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये कंक्रीट हैं। तो आइडिया को तो आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ उसके साथ एसोसिएशन ही कर सकते हो। ये आइडिया 1, आइडिया 2 जो भी है, ठीक है, तो वो उसके बारे में आप एक अनुमान लगा सकते हो सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फिर उनकी फील कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो वास्तविकता में आपके सामने मौजूद होती है। ठीक है, तो जो ब्रेन में है, ब्रेन में जब वाइब्रेशन होगा या स्पाइनल कॉर्ड में जो वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन को, ये बहुत छोटे छोटे वाइब्रेशन होते हैं, ऐसा नहीं है पूरा ब्रेन ही वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, तो उससे पूरे ब्रेन में कंपन नहीं होगी, किसी ब्रेन के एक ही पार्ट में कंपन होगी। तो ये ब्रेन में जो कंपन होगा, या फिर कह लो स्पाइनल कॉर्ड में जो कंपन होगा, उसको नाम बोला गया है वाइब्रेटी अंकल्स, या इसी को दूसरा नाम दिया गया है मिनिएचर वाइब्रेंट। ठीक है, या वाइब्रेशन, मिनिएचर वाइब्रेशन या वाइब्रेटी अंकल्स किसको बोला गया है, जो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कंपन होता है। और स्मॉल कंपन होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंपन होते हैं, क्योंकि एक कंपन एक आइडिया से संबंध रखता है, दूसरा कंपन दूसरे आइडिया से संबंध रखेगा। ठीक है, तो कुल मिला के इनका जो डुअलिस्टिक व्यू पॉइंट्स था वो क्या था, एक सेंसेशन था, दूसरा आइडिया था। सेंसेशन नर्व में जब कंपन होगी, वाइब्रेट होगा नर्व, तब हम सेंसेशन के बारे में कोई आइडिया लगा पाएंगे। यानी कि सेंसेशन और नर्व एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, दूसरा यानी कि सहचरित है। दूसरा क्या, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड एसोसिएटेड है आइडिया से। ठीक है, आइडिया और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये दोनों लोग क्या हैं, ये तीनों आपस में एसोसिएटेड हैं। या तो स्पाइनल कॉर्ड में होगा या ब्रेन में होगा। ठीक है, यानी कि आइडिया एसोसिएटेड किससे है, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, इनसे एसोसिएटेड है। तो अगर ब्रेन में कोई वाइब्रेशन हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई वो हो रहा है वाइब्रेशन, तो इससे आप किसी आइडिया के बारे में अनुमान लगा पाओगे या उसके बारे में जान पाओगे। क्यों, क्योंकि ये जो आइडिया है ना वो एसोसिएटेड है ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और दूसरा इन्होंने जो बात किया था, दूसरी इन्होंने लॉज ऑफ एसोसिएशन की बात की थी। ठीक है, चाहे संवेदना हो, चाहे आइडिया हो, चाहे विचार हो,
ठीक है, मतलब आइडिया विचार एक ही चीज़ है, संवेदना हो या विचार हो, इनके इन सभी में जो है ये जो भी आइडिया होगा ना, चाहे सेंसेशन होगा, वो सहचर के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, सहचर क्या है? जो एसोसिएशन है कि आइडिया के बीच में, या नर्व और आइडिया, नर्व, हाँ नर्व और आइडिया के, सॉरी, नर्व और सेंसेशन के बीच में, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड और आपके फिजियोलॉजिकल वाइब्रेशंस हो, सॉरी फिजियोलॉजिकल मोशंस हो या आइडिया हो, उनसे जो एसोसिएटेड होगा। ठीक है, इन सब के पीछे जो प्रोसीजर है वो सहचर के नियम के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया सहचर दो प्रकार से हो सकता है, सिमल्टेनियसली, सक्सेसिव। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और कर दी सिमल्टेनियसली सक्सेसिव के बारे में, जॉन लॉक ने भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है इस चीज़ को कि सिमल्टेनियस वाला एसोसिएशन कब होगा और कब जो है सक्सेसिव एसोसिएशन होगा। तो सिमल्टेनियस एसोसिएशन चिंतन के समय स्टार्ट होता है। ठीक है, जब आप थिंकिंग करते हो तब सिमल्टेनियस एसोसिएशन वाला जो है साहचर्य होता है। ठीक है, सिमल्टेनियस वाला जैसे आप थिंकिंग करोगे तो आपके कई सारे पैरेलल जो है विचारधाराएं एक साथ ब्रेन में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दूसरा इन्होंने क्या बताया, सक्सेसिव को किस तरह से बताया, जो सक्सेसिव एसोसिएशन होता है उसकी मदद से हम सरल विचार को कॉम्प्लेक्स विचार में बदल सकते हैं या बदलने के योग्य हो जाते हैं, या कॉम्प्लेक्स विचार का निर्माण करते हैं सरल विचारों से। किसके माध्यम से? सक्सेसिव एसोसिएशन के माध्यम से। अब इन दोनों का हिंदी में देख लो क्या होता है, साइमल्टेनियसली मतलब समकालिक, तुरंत एक साथ होने वाली जो है पैरेलल होने वाले जो एसोसिएशंस होंगे, वो पैरेलल एसोसिएशन कहाँ पे होगा, जब आप कोई थिंकिंग करोगे। थिंकिंग कब होगी? जब कोई प्रॉब्लम आपके पास होगी तभी थिंकिंग करोगे, फालतू कोई थिंकिंग नहीं होती है इरेशनल थिंकिंग, या फिर ठीक है इरेशनल थिंकिंग हानिकारक होगी। इरेशनल थिंकिंग से आप किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाओगे। जो रेशनल थिंकिंग होगी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वहाँ पे क्या है, किसी सॉल्यूशन पे पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम के मल्टीपल डायमेंशंस को देख रहे हो, एक साथ उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हो। और यहाँ पे दूसरा क्या है, सक्सेसिव, 1 by 1, मतलब एक आइडिया आया, 2 आइडिया, 3 आइडिया, 4 आइडिया। इन 4 आइडिया मिलके ना, जो सिंगल आइडिया है वो थोड़ा सिंपल होगा, तो 2 होंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, 3 होगा तो और कॉम्प्लेक्स, 4 होगा। जितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ आइडियाज़ बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो ये वाला जो काम होता है वो सक्सेसिव एसोसिएशन के माध्यम से होता है। सक्सेसिव एसोसिएशन की मदद से सरल विचारों को जटिल विचारों में बदला जाता है, या सरल विचारों से जटिल विचारों का निर्माण किया जाता है। कौन से एसोसिएशन से? सक्सेसिव एसोसिएशन से, यानी सिक्वेंशियल 1 by 1। ठीक है, तो ये इन्होंने बात किया था लॉज ऑफ एसोसिएशंस की। लॉज ऑफ एसोसिएशंस में आप 2 चीज़ें ध्यान रखोगे, एक तो सक्सेसिव, एक सिमल्टेनियस। ठीक है, सक्सेसिव सिमल्टेनियस के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है, आप फिर से रिपीट कर करके देख लीजिए। ठीक है, अब ये दोनों सिमल्टेनियस और सक्सेसिव जो है एसोसिएशन, ये दोनों ही सिंपल से उसमें एसोसिएशन में या कह लो साहचर्य में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन रूप में कॉम्बिनेशन तरीके से वर्क करते हैं, या यूँ कह लो कि जो कई सारे विचार जो हैं, कई सारी आइडियाज़ मिलके, जब एक मतलब कई सारे सिंपल आइडियाज़ मिलके एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को बनाते हैं। ठीक है, तो वही जो कॉम्प्लेक्स आइडिया बन रहा है ना, इसको मानसिक संयोजक मतलब मेंटल कंपाउंडिंग का एक उत्तम आधार माना गया है। मेंटल कंपाउंडिंग का मतलब कई सारे आइडियाज़ मिलके एक हो जाएं, एक कंपाउंड बनाएं, यानी कि सिंपल
आइडिया मिल के कॉम्प्लेक्स आइडिया का निर्माण किया। वही कॉम्प्लेक्स आइडिया को मेंटल कंपाउंडिंग बोला है, मानसिक संयोजक बोला है। इसका आधार क्या है? ये आपका एसोसिएशन है। एसोसिएशन के माध्यम से ही आप सरल आइडिया को कॉम्प्लेक्स आइडिया में बदल सकते हो या उसको एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो इनकी एक बात ना, जैसे एक आइडिया है, 2 आइडिया है, 3 आइडिया है, इनके बीच में कितनी समीपता है, कितने एक दूसरे के नज़दीक है ये आइडिया। तो इससे एक लॉ बनता है, लॉ ऑफ कंटिग्यूटी। हालांकि सहचर के बहुत सारे मतलब और भी नियम हैं, लेकिन हार्टले का सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम को माने हैं, लॉ ऑफ कंटिग्यूटी। लॉ ऑफ कंटिग्यूटी की वजह से इंटीग्रेशन होता है या एसोसिएशन होता है। ठीक है। यानी कि अब ये क्या हुआ, जब 2 संवेदनाएं या 2 विचार एक साथ या बारी बारी से ब्रेन में पहुंचते हैं तो वो ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। देखो कोई भी आइडिया ना पूरे ब्रेन से संबंधित नहीं होगा, वो ब्रेन के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से ही संबंधित होगा। ठीक है। तो 1 या 2 आइडिया या संवेदनाएं जब ब्रेन के पार्ट, जो किसी ब्रेन के एक पार्ट में पहुंचेंगी बारी बारी से या एक साथ, तो उसमें क्या होगा, कंपन उत्पन्न करेंगी। ठीक है। जिसकी वजह से वो जो आइडिया हैं एक दूसरे के साथ सहचरित होंगे या संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है। संबंध क्यों स्थापित करेंगे? क्योंकि अब देखो ब्रेन क्या है, ब्रेन में मान लीजिए आपके कोई एक आइडिया ब्रेन के किसी एक पार्ट से गया, मान लीजिए अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से आगे बताऊंगा। मान लीजिए आपको कोई एक सेंसेशन हुआ, वो सेंसेशन ब्रेन के एक पार्ट में गया, अब उसने क्या किया, वहाँ पे वाइब्रेशन हुआ। देखो जो ये हार्टले है ना, ये वाइब्रेशन के रूप में उसको बता दिया। अगर हम मॉडर्न उसमें बात करेंगे तो जो भी चीज़ मैंने देखा या किसी चीज़ का आइडिया है वो हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब किसी उसमें जाएगा। ठीक है। यानी कि वहाँ पे वाइब्रेशन की बात नहीं करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो वो इन्होंने जो इस तरह से डिफाइन किया था वो क्या बताया था, वाइब्रेशन करके बताया था। वाइब्रेशन इसलिए बताया था कि न्यूटन का जो लॉ था ना वाइब्रेशन का, अब उसकी मदद से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं आइडियाज़ को, किस तरह से वो एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि इन्होंने बताया कि जो एक विचार है, वो एक विचार गया ब्रेन में, या एक साथ कई सारे विचार गए जो एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। एक विचार गया तो सिंपल नॉर्मल ये मान के चलो सरल विचार है, कई सारे विचार मिलके एक साथ गए तो वो जटिल विचार हो गए। तो वो जो एक गया है वो ब्रेन के किसी एक दूसरे पार्ट को वाइब्रेट करेगा, और जो एक साथ जाएंगे कॉम्प्लेक्स वाले वो दूसरे ब्रेन के पार्ट को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे या उसको उसमें कंपन होगी। ठीक है। यानी कि एक विचार ना ब्रेन के एक पार्ट से एसोसिएटेड होगा और दूसरा विचार दूसरे ब्रेन के पार्ट से एसोसिएटेड होगा। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बताया इसके लिए, इसका मतलब क्या हुआ, एक विचार है वो एक ब्रेन के पार्ट को वाइब्रेट करेगा जाके। ठीक है। दूसरा वाला दूसरे को वाइब्रेट करेगा। लेकिन जब एक विचार ब्रेन में जाता है व्यक्ति के, तो ब्रेन का एक पार्ट जब वाइब्रेट होता है तो वो अपने आसपास के जो और दूसरे पार्ट होते हैं ब्रेन के, उनमें भी वाइब्रेशन उत्पन्न कर देता है। हालांकि उस टाइम पे वो जो दूसरा ब्रेन का पार्ट वाइब्रेट हो रहा है उसका आइडिया वो उसने परसीव नहीं किया, या वो उस ब्रेन के पार्ट तक नहीं गया, या उसका प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेट कर रहा है। जैसे मान लो हमारे पास 4 या 5 प्रकार के सेंसेशन हैं, सेंसेशन ABCD। तो ए को परसीव करने के लिए, ए के आइडिया को परसीव करने के लिए ब्रेन का ए वाला पार्ट जो ए को परसीव करेगा वो वाइब्रेट होगा। ठीक है। बी वाला बी के लिए, सी वाला सी के लिए, डी वाला डी के लिए ब्रेन के पार्ट वाइब्रेट होंगे। तो जैसे ए का गया अंदर, मतलब ए को परसीव किया, ए का सेंसेशन गया हुआ और ब्रेन में वो जाके क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ। सेंसेशन क्या है, इसको आप कह लो आइडिया, क्योंकि आइडिया का संबंध ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से है। तो मान लो एक आइडिया गया ब्रेन में, तो आइडिया ए ने ए वाला जो परसीव कर रहा था जिससे वो एसोसिएटेड, तो वही वाइब्रेट करेगा।
तो वो वाइब्रेट जब किया तो अगल बगल के जो भी और भी ब्रेन के पार्ट, बी सी डी अदर जो आइडिया को परसीव करने वाले वो थे ब्रेन पार्ट, तो वो भी एक्टिवेट हो गए या वो वाइब्रेट हो गए, उनमें भी वाइब्रेशन होने लगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन ना एक एज अ होल वर्क करता है, ना कि ब्रेन का एक पार्ट। देखो अब ब्रेन जैसे मान लो 2 पार्ट होते, एक ये एक वो, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पे कोई आइडिया आएगा इस वाले में तो इसमें क्या होगा, केवल इसमें ही वाइब्रेशन होगा, लेकिन और इसमें आएगा तो इसमें वाइब्रेशन होगा, लेकिन ये दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अगर यहाँ पे कोई आइडिया आता है इस पार्ट में तो क्या होगा, ये वाला अपने आप वाइब्रेट हो जाएगा। यहाँ पे कोई आया तो ये वाइब्रेट हुआ, तो इधर वाला भी वाइब्रेट होगा। तो ये क्या होता है कि एक आइडिया ना कई सारे ब्रेन के पार्ट को क्या करता है, वाइब्रेट कर देता है। ठीक है, तो ये था, यानी कि उसके एसोसिएशन से हम सही समझ पाते हैं और सही डिफाइन उसी को कर पाते हैं। मान लीजिए 5 ब्रेन के पार्ट हो गए, तो उसको एक्सप्लेन कौन करेगा, उसको समझेगा कौन, उसको समझेगा ए वाला ही पूरा उस आइडिया के बारे में सही से बता पाएगा। क्यों? क्योंकि ए वाला ए से, जो ए वाला आइडिया है ए वाले ब्रेन पार्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये। और दूसरा, इन्होंने इसकी मदद से ना बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट हैं उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उनकी बुक में मिलेगा, लेकिन इतना हम लोग समझ ले यहाँ पे। तो दूसरा क्या है, इन्होंने लास्ट में सबसे ज़्यादा निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष में देखें तो क्या बात निकल के आएगी कि जो मानसिक विचार है ना, मानसिक विचार क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट होंगे। उन विचारों को इन्होंने फिजियोलॉजिकल ब्रेन के पार्ट से, यानी कि दैहिक व्याख्या करने की कोशिश की। दैहिक व्याख्या करने की कोशिश की मानसिक विचारों की। मानसिक विचारों की व्याख्या दैहिक रूप से इन्होंने किया है। ठीक है, दैहिक रूप से इन्होंने किया है, और इसको करने के लिए किसकी मदद ली है, न्यूटन्स के वाइब्रेशन थ्योरी की मदद से किया है। न्यूटन की वाइब्रेशन थ्योरी की मदद से मानसिक विचार की दैहिक व्याख्या, मानसिक विचारों की दैहिक व्याख्या किया है। ठीक है, और इसी चीज़ को, जो दैहिक व्याख्या है मानसिक विचारों की, न्यूटन के नियम के जो सिद्धांत है उसकी मदद से, इसको बोलते हैं साइकोफिजिकल पैरेललिज्म। साइकोफिजिकल पैरेललिज्म। ठीक है, पैरेलल से पैरेललिज्म बना है। तो साइकोफिजिकल मतलब मनोदैहिकी समानांतरवाद। दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम पूरा टू द पॉइंट आता है, कभी कभी मैचिंग में भी आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं और वहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं पूरा। ठीक है, गड़बड़ मतलब कि अब आ ही नहीं रहा, तुक्का पुक्का लगाएंगे, होगा नहीं सही वहाँ पे। ठीक है, मे भी हो जाए सही, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये चांसेस ये होता है कि वो गलत हो। तो दोस्तों जो भी की पॉइंट आपको लग रहे हैं उनको नोट कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट ना आपके एकदम सामने हैं। पहला कॉन्सेप्ट एसोसिएशनिज्म की जो का संस्थापक कौन है, डेविड हार्टले हैं। और ये हो गया, डेविड हार्टले का जो व्यू पॉइंट है मनोविज्ञान संबंधित, वो एक संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है। किसका हाइब्रिडाइजेशन है? जॉन लॉक के एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ का। दूसरा न्यूटन के वाइब्रेशन थ्योरी का। ठीक है, वाइब्रेशन थ्योरी की मदद से इन्होंने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हो गया। और एसोसिएशन 2 प्रकार का इन्होंने बताया, कौन कौन से, सक्सेसिव, साइमल्टेनियस। सक्सेसिव कहाँ पे होगा, साइमल्टेनियस कहाँ पे होगा, वो मैंने बता दिया है, वीडियो पीछे करके आप आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है। और एक क्वेश्चन सीधा आता है, एसोसिएशन ऑफ आइडिया किसका है, वो है जॉन लॉक का। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड ये है डेविड हार्टले की किताब का नाम, और उनकी किताब का नाम एनएसए वाली जो किताब थी, एनएसए कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये वाली किताब किसकी थी, ये जॉन लॉक की थी। तो ये टू दी पॉइंट वाली चीज़ें हैं, इनको आराम से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें, और जो चीज़ ना समझ में आए उसको नीचे बता दें, कमेंट कर दें। ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं, जो साइकोलॉजी अभी स्टार्ट किए हैं, बीए, बीएससी और इस तरह से, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो फाउंडेशन जान सके कि किस तरह से साइकोलॉजी ओरिजिन होके आई
और उन स्कूल्स में क्या क्या विचार हैं, थॉट्स हैं जिनको हमको पढ़ना चाहिए। क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ब्रॉडर है, हम एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत लंबा वीडियो बनता है, ठीक है। अगर मुझे पीपीटीज पढ़ाना होता तो बहुत ज़्यादा मुझे 5-6 मिनट लगता, पीपीटी में कीवर्ड्स लिखे होते, मैं बता देता ये इसका मतलब ये है, ये उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जो ये मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसको आप आराम से पढ़िए, सुनिए, सुनने के बाद की पॉइंट नोट करके आराम से लिख लीजिए कहीं पे, एक डायरी बना लीजिए छोटी सी। और अगर आगे भी आपको कहीं पढ़ाना होगा तो आपको किसी बुक्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नोट से आराम से पढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।